कानपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन, एक एक कर सुनी सबकी फरियाद, अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। विश्वनाथ मंदिर में ऑडियो गाइड की शुरुआत, सीएम योगी ने की नई सुविधा की शुभारंभ। पीएम ट्रंप वार्ता पर दिनेश शर्मा का बयान, कहा आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं। लखनऊ में जाति जनगणना पर सियासत तेज, मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान, कहा कांग्रेस सवाल उठाने से नहीं आ रही बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, तो चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों को। सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों गोरखपुर दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और गौ सेवा की। इसके बाद सीएम योगी ने आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जनता दर्शन लगाया, जहां उन्होंने दूर दूर से आए फरियादियों की फरियाद सुनी। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में मौजूद अधिकारियों को शिकायतों का प्रार्थना पत्र सौंपते हुए समय से निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं और कहा कि सरकार हर जरूरतमंदों की जरूरत पर खड़ी है। भाजपा आम जनता की सरकार है, उनके अधिकार के साथ हम खिलवाड़ होने नहीं देंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में अब ऑडियो गाइड की सुविधा भी शुरू हो गई है। बता दें, वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वनाथ धाम में इस नई सुविधा का शुभारंभ किया है। इस ऑडियो गाइड से आम लोग बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह के साथ ही यहाँ के 23 मंदिरों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नई सुविधा के बारे में जानकारी देते हुए विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि एक क्लिक पर भक्त मंदिर परिसर के हर हिस्से की जानकारी सुन सकेंगे। ये पहल अत्याधुनिक पर्यटन को बढ़ावा देने और श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव देने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के CSR सहयोग से श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में, जो हमारा मुख्य मंदिर परिसर है, उसके बाहर जितने विग्रह हैं, कुल 115 विग्रह हमारे धाम में हैं। इनमें से 16 अंदर हैं, 99 बाहर हैं। उन 99 विग्रह और वह 99 विग्रह जिन मंदिरों में स्थित हैं, ऐसे मंदिरों की संख्या 22 है। उन सभी को कवर करते हुए एक ऑडियो गाइड सिस्टम का शुभारंभ कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 16 जून 2025 को किया गया है, जिसके द्वारा व्यक्ति आएगा और मंदिर में प्रवेश जिस भी पॉइंट से करता है, वहां पर उसको जो पहला स्कैनर मिलेगा वहां से QR कोड स्कैन कर लेगा। यह मंदिर के भीतर आने के बाद किसी भी मंदिर के पास जो हमारे 22 QR कोड स्कैनर लगे हैं, जहां से भी QR कोड स्कैन करता है वहां से उस सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है और एक ऑडियो लैंग्वेज में बाकायदा उसको हम 7-8 भाषाओं का विकल्प भी दे रहे हैं। अपनी भाषा सेलेक्ट करेगा, उस भाषा में उसको मंदिर से जुड़ी हुई, उस विग्रह से जुड़ी हुई समस्त पौराणिक कथाओं का, कहाँ पर वो स्थित, उनकी पूजा कैसे होती है, उनका क्या महत्व है, महात्म्य क्या है, यह सारा बताते हुए पूरा एक ऑडियो टूर चलेगा। हर लखनऊ में भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टेली वार्ता को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि विदेश सचिव ने स्थिति स्पष्ट कर दी है और अब किसी तरह का भ्रम नहीं रह गया है। दिनेश शर्मा ने जोर देकर कहा कि भारत अब बदला हुआ है और आतंकवाद के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी कहा कि ये मिशन तब तक जारी रहेगा जब तक आतंकवाद का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता। देखिए, आपने खुद से बता दिया, जितनी भी बातें थी बिंदुवार वो विदेश सचिव जी ने बता दी है। अब उसमें कोई ना तो भ्रम है और ना ही कोई संशय का प्रश्न है। भारत अब बदला हुआ भारत है, युवा भारत है, जो आतंकवाद के खिलाफ अब समझौते के मूड में नहीं है। आतंकवाद के समाप्ति तक जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है। इस बात की इससे ज्यादा स्पष्ट चर्चा विश्व पटल पर कहीं और नहीं हो सकती। और अब ये मैंने पहले कहा ना, बदला हुआ भारत है। ये मोदी जी के नेतृत्व का भारत है, जो झुकता नहीं है और झुकाता भी नहीं किसी को। लेकिन अगर कोई बाज नहीं आता आतंक से, तो उसको पर्याप्त जवाब भी देना जानता है। और ये बात विश्व पटल पर प्रधानमंत्री ने सारे देशों के आगे भी स्पष्ट किए थे और उन्होंने
आज जैसा विदेश सचिव ने बताया है कि उन्होंने स्पष्ट रूप में अमेरिका के सामने भी इसको प्रस्तुत किया है। केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना के लिए अधिसूचना जारी होने पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी समेत अन्य विपक्षी दल भाजपा पर हमलावर हैं। अब उत्तर प्रदेश में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और पसमानदा समुदाय को लगातार गुमराह किया है। देश और समाज के उत्थान से कांग्रेस का कोई सरोकार नहीं है। मोदी सरकार ने आगे बढ़कर जाति जनगणना का फैसला लिया और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी सवाल उठाने से बाज नहीं आ रही है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये बताइए, कांग्रेस पार्टी अगर इतने ही पिछड़ों की और दलितों की हितैषी होती तो बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी शासनकाल में रही केंद्र में। अगर पिछड़ी जातियों का, दलित समाज का, पासमानदा समाज की चिंता उनके अंदर होती तो जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी ने करा लिया होता। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी देश के विकास के एजेंडे के साथ राजनीति नहीं की है। अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने का एजेंडा हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए सर्वोपरि रहा है। आज अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ के जातिगत जनगणना को स्वीकार करते हुए उसको कराने का फैसला किया है, इसके लिए अब नोटिफिकेशंस भी जारी हो गए हैं, तो इससे कांग्रेस पार्टी परेशान है, हैरान है। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके के बयान दे रही है। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। खबर वाराणसी से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मनाए जा रहे योग सप्ताह के तहत गंगा तट पर योग साधना की गई। करें योग, रहें निरोग और एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का संदेश देकर नमामि गंगे ने नवनिर्मित सामने घाट पर योग किया। बता दें कि गंगा घाट पर योग को साध कर आत्मा, प्रकृति और संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने का आह्वान किया गया। पौ फटते ही बारिश की बूंदों के बीच सवेरे की शांति में तड़ासन, भ्रामरी, प्राणायाम, अनुलोम विलोम और अध्यात्म को आत्मसात किया गया। इस मौके पर उषा सिंह ने सभी को योग अभ्यास कराया। सीतापुर में एक बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे 5 बच्चों सहित 6 लोगों को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें, हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर अफरा तफरी मच गई है। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां गंभीर रूप से घायल एक बच्चे की मौत हो गई है। वहीं शेष 5 घायलों का इलाज जारी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन कार चालक मौके से फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है और मामले की गहनता से जांच भी शुरू कर दी है। थाना कमलापुर के गांव देवीपुर के निकट लखनऊ सीतापुर हाईवे पर एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही मौके पर थाना पुलिस पहुंची तो पाया कि एक इंडिगो गाड़ी जिसका नंबर UP 19 F 8231 है के ड्राइवर के द्वारा लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए 5 लोग जो सड़क के किनारे चल रहे थे उनको टक्कर मार। 5 लोगों को चिकित्सीय सहायता हेतु जिला अस्पताल सीतापुर रेफर किया गया है। 5 में से 4 लोग अभ्यस्त हैं। गाड़ी और ड्राइवर को हिरासत में लेके मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित। उन्नाव के दही थाना क्षेत्र में निजी कंपनी के वेयर हाउस में कार्यरत एक वेंडर और उसके 2 साथियों पर देर रात हमला हुआ। दरअसल वेंडर और उसके 2 साथियों को कंपनी के सुपरवाइजर और अन्य लोगों ने अन्नपूर्णा मंदिर के पास बुलाया। ड्यूटी खत्म होने के बाद जब तीनों कर्मचारी वहां पहुंचे तो आरोपियों ने उनसे गाली गलौज की। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। राहगीरों के हस्तक्षेप से तीनों की जान बची है। हमलावर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए हैं। वहीं घायल कर्मचारियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर पीड़ितों के बयान दर्ज कर लिए हैं और कहा है कि इसकी पुष्टि जांच के बाद होगी। एज ए सनराइज में रेड टेप में काम करते थे। क्या घटना हुई? आज आप लोग निकले थे? हम लोग कंपनी से 6 बजे निकले थे। कंपनी में GM के एक सहायक है राजेश, उन्होंने कहा था कि आप बाहर निकलिए, आपसे थोड़ी बात करनी है। वो हम लोगों को 2-3 महीने से फोर्स कर रहे हैं कि लड़कों से पैसे वसूल करो और हमें महीने का 1 लाख रुपए चाहिए तुमसे। तो हम लोगों ने उस पर पहले मना किया और वो लगातार अमाउंट बढ़ाते चले जा रहे हैं। और लोगों ने उसका विरोध किया। विरोध करने पर वो गाली गलौज करने लगे, वो छीना झपटी उन्होंने मारना चालू कर दिया।
ये कौन लोग थे ये? एक थे वहाँ कंपनी के जो मैनेजर हैं अमित, दूसरे उनके साथ उनके सहायक थे के सहायक का नाम है अरुण, और एक उनका भांजा था। पीछे से एक बाइक आई थी जिसमें 2-3 लोग थे, उनको हम पहचानते नहीं हैं। मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां जिले की सर्विलांस सेल ने बीते 6 महीने में चोरी और गुमशुदा हुए कुल 235 स्मार्टफोन बरामद किए हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। जिसके बाद आज पुलिस ने बरामद किए गए मोबाइल फोनों को उनके असली मालिकों को सौंप दिया है। बता दें, इस दौरान मोबाइल वापस पाकर लोग बेहद खुश दिखे। लोगों ने पुलिस का दिल से धन्यवाद किया और मुजफ्फरनगर पुलिस की प्रशंसा भी की। मुजफ्फरनगर पुलिस का ये प्रयास निश्चित ही आम जनता में विश्वास को और मजबूत करता है। देखिए, पिछले कुछ महीनों से लगातार इस पर जो है काम हो रहा था। इसमें 235 मोबाइल महिला पुरुष मिला करके मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। निश्चित तौर से सभी को जिनको मोबाइल ये मिल रहा है, कांवड़ से ठीक पूर्व मिल रहा है, एक हम लोग पुलिस विभाग की तरफ से खुशी देने का प्रयास कर रहे हैं और बधाई भी उनको देते हैं हम अपने तरफ से कि उनका खोया हुआ मोबाइल जो किसी का तो बरेली में गिरा हुआ था, किसी का मुरादाबाद में गिरा हुआ था, किसी का ट्रेन में गिरा था, किसी शादी में गिरा था, किसी का बारात में गिरा था। तो ऐसे लोगों को जिनको मिल रहा है, कई आप देखो कई गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको मोबाइल मिलने से कितनी उनकी खुशी मिल रही है। मैं निश्चित तौर से उनको बधाई देता हूं और आपको भी बधाई देता हूं। कुछ मीडिया के लोगों का भी खोया हुआ है, मैं उसको भी बरामद करने का प्रयास कर रहा हूं। श्रावस्ती में स्वास्थ्य सेवाएं दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही हैं। खासतौर से अगर बात की जाए तो जिला अस्पताल की, जहां एक तरफ वो भीषण गर्मी है, वहीं जिला अस्पताल की बत्ती ही गुल है। यहां पर भीषण गर्मी तीमरदार और मरीज झेल रहे हैं। हाथों में पंखा लिए तीमरदार मरीजों पर हवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरा ओर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए नीति आयोग के प्रयासों के बावजूद स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से अस्पताल की व्यवस्था प्रभावित हुई है। अस्पताल प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी इस मामले पर मीडिया से बातचीत करने से बच रहे हैं। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें आज की खबर के साथ।